नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, डॉक्टर विजयनाथ इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार लाल किताब में प्रत्येक भाव में स्थित ग्रहों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं और उनके क्या फल आपको मिल सकते हैं। या ये कहूंगा कि लाल किताब के अनुसार प्रत्येक प्रत्येक भावों की व्याख्या विद ग्रह यहाँ पर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको किसी भी प्रकार में लाल किताब समझने में परेशानी ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर विजयनाथ जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे छठे, सातवें और आठवें भाव की। और जैसा कि पूर्व में शुरू में हम लोगों ने 1 से लेके 5 भाव तक अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं छठे भाव से आरंभ करेंगे। जी आदरणीय डॉक्टर विजयनाथ जी, लाल किताब के अनुसार छठे भाव में संबंधित क्या तत्व बताए गए हैं और छठे भाव में विभिन्न ग्रह जब होंगे तो क्या प्रकार के फल मिलेंगे, ये अब हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी। जी सर, बहुत अच्छी बात। आपने जो शुरुआत किया बहुत ही अच्छी है। लोगों के जो सुनने वाले दर्शक हैं, उनके भी जीवन में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो भी परेशानियाँ हैं, ये समझ कर के लोग अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो लाल किताब हमेशा किसी भी रूप से सहायता करने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी पद्धति है कि ना खुद स्वयं का बल्कि रिश्तेदार का भी समस्या खुद के करने से हो जाता है। यही लाल किताब की बड़ी ख़ासियत। तो हम आज शुरू करते हैं। सूर्य खाना नंबर 6 में उसका क्या प्रभाव? जैसा कि लाल किताब की अपनी थ्योरी है कि सूर्य बहुत ही पावरफुल ग्रह होता है। छठवां घर जो है वो पाताल का भी बोला गया है। इसको पाताल बोलते हैं हमारे लाल किताब, जी। जो केतु का घर माना गया। अब यहाँ पे सूर्य का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है, तो लाल किताब का ऐसा कहना है कि जिस तरह से पत्थर के नीचे छोटे-छोटे कीड़े भी उनको जीविका आसानी से मिल जाता है, उसी प्रकार से सूर्य अगर छठे घर में है, तो उसकी जीविका में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आसानी से उसकी जीविका जो है, वो मिल जाता है। यहाँ तक कि अगर सूर्य छठे में है, तो उसका तो मिलेगा ही, उसके पिता को भी अच्छी शोहरत, अच्छी सफलता दोनों को मिलता है। यहाँ क्योंकि केतु है, तो पिता-पुत्र दोनों को देखता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य है, तो निश्चित है कि जैसे ही जातक का 22 साल उम्र होती है, तो उसके जीविका के रास्ते खुल जाए। भले कुछ भी हो उसकी परिस्थितियाँ, लेकिन उसका कोई न कोई रास्ता परमात्मा ने उसको ज़रूर दिया है और वो खोज ही लेता है। उसके पिता का भी शोहरत अच्छी रहती है। कभी देखा गया कि पिता और पुत्र दोनों अच्छी जगह, अच्छे पोस्ट पे भी रहते हैं, ये भी देखा गया है। तो लाल किताब यहाँ पर जीविका के पार्जन में जातक को कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, ये रहता है कि राहु, केतु या शनि जब खाना नंबर 1 में बैठता है, तो सूर्य पे ग्रहण लगता है। वही थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर किसी के कुंडली में अगर सूर्य छठे में है और खाना नंबर 1 में राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तो निश्चित है कि सूर्य पे ग्रहण लगेगा। तो पिता की जो हालात है, मंदी हालात जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर सूर्य छठे में है और 12वें घर में भी शनि अगर पहुँच जाए, तो भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। तो सूर्य जो है गरीब घर में पैदा होकर के भी आदमी जो है वो तरक्की करते हुए वो पाया गया है। क्योंकि अपनी गर्मी से, अपनी ताकत से वो इतना ऊर्जा पैदा कर देता है कि उसके सामने कोई भी शत्रु भी टिक नहीं पाता और वो हमेशा कामयाब रहता है। ये खाना नंबर 6 में जो सूर्य है, ये उसका प्रभाव है। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से हम चंद्रमा को लेते हैं कि चंद्रमा खाना नंबर 6 में क्या असर? वास्तविकता ये है कि केतु और बुध की राशि होने से चंद्रमा इस घर में पीड़ित तो होता ही है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी समस्याएँ उनके साथ होता है।
लेकिन अगर खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा है, तो बोलते हैं भैया जैसा करनी वैसा भर, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भरो। तो अगर खाना नंबर 6 में चंद्रमा है, तो कभी भी ये हिदायत दी जाती है, लाल किताब होती है कि किसी भी प्रकार के लिए किसी को पानी पीने की व्यवस्था, जैसे लोग पियाऊ बनाते हैं, बहुत कुआँ खुदवाते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो कृपया ऐसा बात ना करें, नहीं तो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो खैरात में ये सब चीज़ें किसी दूसरे के लिए वो ना दें। चंद्रमा यहाँ पे कई टाइप के प्रभाव लिए बैठा होता है। जिस-जिस खाने में कौन-कौन सा ग्रह बैठा है, उसके हिसाब से वो परिणाम देता है। चाहे वो माँ का स्वास्थ्य हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे ससुराल का हो। जैसे अगर मान लीजिए शुक्र खराब हो जाता है कुंडली में या खाना नंबर में, तो ससुराल खानदान के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है और ससुराल खानदान हमेशा पीड़ित रहता है। उसी प्रकार अगर केतु होता है, तो बाप का खानदान उस पर भी असर करता है। बुध रहता है तो माता के जो खानदान, क्योंकि छठा जो खाना नंबर 6 है वो रिश्तेदारी से संबंधित ज़्यादा रखता है, इसलिए रिश्तेदारों पे ज़्यादा असर करता है, माता खानदान पर भी बुरा असर करता है। तो उसको बचने के लिए लाल किताब ये बोलती है कि हमेशा गोल्ड का, सोने का जो रिंग है, वो पहनना भी ज़रूरी रहता है। बाएँ हाथ की एक छल्ला जो है वो धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का उपाय करने से चंद्रमा स्वयं मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का सहारा लेना पड़ता है और बृहस्पति का सहारा लेते हैं तो केतु भी कुछ असर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है और जितना भी है, वो अगर अपनी नीयत साफ रखता है तो भी अच्छी बात है। इसी प्रकार से मंगल का बात लेते हैं। जी। मंगल खाना नंबर 6 में भी ये देखा गया है। लाल किताब ये कहती है कि अगर मंगल खाना नंबर मंगल होता है भाई, तो भाई की हैसियत अगर मान लीजिए 1 और भाई है या 2 भाई हैं, तो ये देखा गया है कि भाई की हैसियत जो है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो जब तक वो भाई है, तो उसके माली हालात पे बुरा असर जो है वो डालता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो भाई की सहायता करता है, तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर भाई के लिए और कुछ देखा भी गया है कि दूसरे भाई के लिए थोड़ा-सा दिक्कत जाता ही है, क्योंकि यहाँ जो मंगल है तो अपने दूसरे भाई को आने नहीं देता है, तो वो बराबर ये चाहता है कि हम भाई को दबा लें। अगर मान लीजिए भाई बढ़ भी गया, अब थोड़ी देर के लिए लाल किताब बोलती है अगर वो बढ़ भी गया, धन-दौलत उसके पास कमाया, तो जल्दी ही वो बैक हो जाता है, बहुत सुंदर। जल्दी वो बैक हो जाता है। नहीं, यहाँ तो पे ये देखा मैं एक तर्क करना चाहूँगा विजयनाथ जी। अक्सर ये देखने में आया है कि जब मंगल यहाँ पर होता है, तो लाल किताब में एक बड़ा विचित्र फल आता है। वो ये बताते हैं कि जितने चाचा उतने भाई। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैंने इस पे काफ़ी सही, काम किया, मेरे पे काफ़ी कुंडलियों का डेटा है। तो जितने चाचा थे, यानी जितने पिता के भाई थे, उतने ही स्वयं ये भी भाई होंगे और ये बिल्कुल सही देखने में आता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाल किताब तो चमत्कार तो दिखाती ही है और कुछ सूत्र यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल शत प्रतिशत लागू होते हैं। जैसे अभी चंद्रमा की चर्चा चली, तो चंद्रमा अगर छठे भाव में हो, तो हमने अनुभव में पाया कि माता उसकी बीमार रहती है, यानी जातक की माँ बीमार रहेगी। और शास्त्र की बात करें, वैदिक शास्त्र की, तो उसके तहत ये बताया गया है कि ऐसे जातक की सौतेली माँ हो सकती है अगर चंद्रमा छठे भाव में हो। तो अब जो सही। है, जैसा आदरणीय ने बताया कि आप एक सोने का जो है बाएँ हाथ में रिंग या छल्ला पहन के रखेंगे तो उपाय होगा, ये चंद्रमा का उपाय है। तो अब मंगल की बात कर लेते हैं। जी, मंगल छठे में था तो ये फल आपने बता दिए कि भाई को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी और भाई अगर तरक्की कर भी गया तो वो वापस पुराने स्तर पे पहुँचेगा और जितने आप भाई होंगे उतने ही आपके चाचा भी होंगे। तो उपाय के तौर पे क्या किया जा सकता है? अब यहाँ पे अगर भाई है तो जो भाई है उसका, तो उसको भाई की अगर मदद करता है, बराबर उसकी सहायता करता है और निश्चित है कि भाई की सहायता करना चाहिए उसको। अगर वो ऐसा करता है तो किसी भी प्रकार की उसको परेशानी नहीं होती कि और यहाँ भाई की सहायता ज़्यादा उसको करना है ही। जी, कभी ऐसा देखा कि भाई सहायता नहीं करता, इसी में उसका पतन होता है। अच्छा भाई को मिल कर के उसकी सहायता करे, तो ये उसकी परेशानियों को
दूर हो जाता है। बहुत तो जैसा कि आप बात अभी किए थे कि माता पे बुरा असर करता है, तो ये देखा गया है कि बुद्ध की हालात खराब होती है। यहाँ पे बुद्ध की अगर हालात खराब होती है, 8वें घर में पहुँच जाए या कहीं ऐसे चौथे घर में पहुँच जाए बुद्ध, तो माता की हालात या जिसको बोलते हैं सौतेली माता या बहुत ऐसी परिस्थितियाँ तमाम बनती है। वो बुद्ध जब खराब होता है, तब ये ज़्यादा असर करता है। तो यहाँ पे आगे अभी इस हाउस में आगे के हाउस में बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगा कि किस टाइप से वो प्रभाव डालता है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि छठे घर में बुध का। अब बुध यहाँ पे लाल किताब ये बोलती है बुध तो बहन है, बेटी है, बुआ है और ये केतु का घर भी है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसा लाल किताब का कहना है कि अगर वो अपनी बेटी का शादी अगर उत्तर दिशा में करता है, तो बेटी के लिए परेशानियों का कारण वो बनने लगता है। क्योंकि बुध है, बुध मतलब बेटी है, तो उसको उत्तर दिशा में शादियाँ ना करने का वो सजेस्ट किया है कि वो शादी ना करे। बुध जो है यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हालाँकि उच्च का होते हुए भी यहाँ बुध जो है, बुध की राशि है, तो यहाँ पे अच्छा माना गया है बुध। लेकिन जब तक वो किसी खराब ग्रहों के उसमें नहीं आता है, तब तक ये प्रभाव जो है डालता है। वो ज़ुबान का चस्का रहता है, वो कुछ बोलता कुछ है, करता कुछ और ही है। तो यहाँ पे बुध जो है, बड़े 6वें घर में परिणाम जो है, इ जो पुत्र है उसके लिए भी बहुत अच्छा वो नहीं मानता। जैसे बेटियाँ होती हैं या बहन होती है, अक्सर उनका जो है स्वास्थ्य वो बिगड़ते हुए वो देखा गया है। अब आगे चलते हैं कि शुक्र, शुक्र इस खाने में क्या बृहस्पति करेगा? सर, बृहस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति बहुत ही खाना नंबर 6 में जब बृहस्पति रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही बृहस्पति जो है सौम्यता रखता है। मतलब किसी से ज़्यादा कोई दुश्मनी नहीं रहता या किसी से कोई ज़्यादा वाद-विवाद नहीं रहता। वो इंसान जो है वो सबको लेकर के चलता है और उसके पिता भी काफ़ी सम्मानीय रहते हैं, अच्छे रहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनकी जीविका का क्षेत्र हो, इसमें पिता के लिए भी अच्छा माना गया है और पुत्र के लिए भी अच्छा यहाँ पे माना गया है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ये तो जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति है, वो उसके लिए तो ठीक है कि पिता के लिए भी अच्छा रहता है, स्वयं के लिए अच्छा रहता है। लेकिन पुत्र जो होते हैं, वो जिस ढंग से जातक चाहता है, वो नहीं हो पाता। कहीं न कहीं उसको कमी देखा गया है और ऐसी परिस्थिति में अगर उसकी उन्नति नहीं होती, तो पुत्र के लिए यहाँ अच्छा नहीं है। स्वयं के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, लेकिन पुत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया है कि पुत्र सब कुछ होते हुए भी वो उतना उन्नति नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए बिज़नेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, तो बिज़नेस भी धीरे-धीरे उसका डाउन हो जाता है, तो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ऐसा बहुत सारे कुंडलियों में चाहे उच्च का ही हो, भले कुंडली में उच्च का बैठा हो, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं माना। तो हि लाल किताब ये बोलती है, ऐसी परिस्थितियों में पिता-पुत्र मिलकर के अगर वो काम करते हैं, तब उनकी तरक्की निश्चित हो जाती है। तो यहाँ यहाँ मैं पे पिता यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा डॉक्टर विजयनाथ जी, आपका ये सूत्र जो है शत प्रतिशत महानायक अमिताभ बच्चन की पत्रिका में लगता है कि जी, उनका बृहस्पति जो है छठे भाव में है, कर्क राशि का ही है। और आप देखिए कि पुत्र संबंधित चिंता तो हमारे दर्शक समझ ही रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि उनके हाँ, पिता का भी अच्छा नाम रहा है, स्वयं अमिताभ बच्चन ने खूब तरक्की की है, बढ़िया नाम है। लेकिन कहीं न कहीं अपने पुत्र को लेकर थोड़े-से प्रॉब्लम में तो रहे हैं या रहते हैं। हालाँकि उनके साथ मिलके जैसा आदरणीय ने सुझाव दिया कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों ने मिलकर एबीसीएल कॉर्पोरेशन को अब खड़ा किया है। और वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हुई नज़र आई। तो ये बिल्कुल सही एक एग्ज़ाम्पल हमारे जीवन में देखने में हमें आया है। जी, यही है कि अगर मान लीजिए वही है कि यहाँ छठे घर में जो पुत्र के लिए मतलब जितना उन्नत चाहिए एक्चुअली वो नहीं कर पाता या बिल्कुल। भले योग्यता होती है भी लेकिन उसका योग्यता का कोई भी ज़्यादा यहाँ उसको फ़ायदा नज़र नहीं आता।
तो बहुत ऐसे में ही वो पिता पुत्र, यहाँ तक कि पिता पुत्र एक साथ लेटे हैं, लेकिन वो संभव नहीं होता है। ऐसा भी देखा गया है कि भाई अब संभव तो नहीं है कि पिता पुत्र एक साथ लेटें। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी बोला है कि अगर पुत्र चाहे तो केसर का पुड़िया जो है अपने बिस्तर के नीचे रख के उसका फ़ायदा ले सकता है। वो भी इनडायरेक्ट रेमेडी करता है। तो इस टाइप से देखते हैं कि बृहस्पति छठे नंबर में किस टाइप से खाना नंबर 6 में देता है। अब बहुत इसके बाद आता है शुक्र का। शुक्र वैसे बहुत बदनाम ग्रह ही माना जाता है। कहीं भी रहे शुक्र जो है अपनी जो है कला से बाज नहीं आता। जी, अपनी चस्के से वो बाज नहीं आता। कितना भी शाहनशाह हो, छठे नंबर में अगर वो शुक्र है, तो अपार धन का मालिक होते हुए भी उसकी निगाहें कहीं चली जाती है, गलत रास्ते पे चली जाती है, जिसके कारण उसका जो धन-दौलत है, सब धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। तो यहाँ पे शुक्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि स्त्री का भी स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अगर 7वें घर में या 8वें घर में खराब ग्रह है, तो स्त्री के स्वास्थ्य पे बुरा असर करता है। तो यहाँ पे धन के मामले में और स्त्री के स्वास्थ्य पे ज़्यादा असर करता है। हालाँकि जातक को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी पे बुरा असर पड़ता है, उसकी आर्थिक हालात पे असर डालता है। तो इसलिए लाल किताब बोलती है कि अपनी चाल-चलन, अपना व्यवहार जो है, वो कायदे से रखें। जो भी जी, है यहाँ अपने सीमित यहाँ दायरे में यहाँ मैं अपने रखें। दर्शकों तब को तो एक बात और बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू कालपुरुष, यहाँ पे कन्या राशि पड़ेगी और शुक्र जो है कालपुरुष के अनुसार यहाँ पे नीच का फल देते हैं। और नीच का एक बात और भी देखने में आई है लाल किताब में कि वो ये कहते हैं कि कभी भी स्त्रियों को जजमेंटल ना करे या जज ना करे। जैसे भी कोई भी स्त्री है या उसको कोई भी उसके खिलाफ गलत बात बोलता है या गलत धारणा रखता है, तो उसको नुकसान मिलना कन्फर्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को लाल किताब ने सख्त हिदायत दी है कि लड़कियों को लेके कोई भी निर्णय डिसीजन वगैरह ना रखा करे और ईश्वर की सत्ता पे जो है वो तसल्ली रखे, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। स्त्रियों से कोई वैर भावना या गलत तरह के आचरण ना करे तो अच्छा रहेगा। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आता है जो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विजयनाथ जी से। लाल किताब पढ़ते समय एक जगह मेंशन होता है कि लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। छठे घर के शुक्र के लिए ये फल कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसको रब की सिद्धि यानी ईश्वर से सिद्धि प्राप्त होती है और अनुभव में हमने देखा कि ऐसा जातक जो उसने पढ़ाई की हो उससे अतिरिक्त कुछ अलग काम करता है तो वो बड़ा कामयाब होता है, लेकिन अगर वो पढ़ाई से संबंधित काम करता है तो वो कामयाब बिल्कुल नहीं होता। और मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव में देखे कि उन्होंने डिग्री कुछ और ली थी और उन्होंने काम कुछ और कर लिया। जैसे कि उन्होंने जो है अगर बहुधा ये देखें तो एमबीबीएस किया, डॉक्टर थे और बाद में उन्होंने होटल खोल लिया है और होटल उनका बड़ा जबरदस्त चला। उनकी प्रैक्टिस खुद की नहीं चली लेकिन होटल बड़ा। तो ये भी एक यहाँ देखने में आया कि शुक्र बेसिकली जो कारक है वो व्यापार का भी बना है, 7वें घर में कालपुरुष का अपने से द्वादश चला जाता है। तो ये भी एक वजह है और शुक्र को कालपुरुष के अनुसार आप समझ सकते हैं भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है। व्यापार का नैसर्गिक कारक बन जाता है कालपुरुष में। तो ये इस तरह के कुछ फल भी हैं जो हमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे, लेकिन उपाय के तौर पे आदरणीय विजय जी ने बहुत अच्छी बात बता दी है कि उपाय के तौर पे वो स्त्री का सम्मान करें और इधर-उधर की भावनाएँ ना रखें, तो काफ़ी फल मिलते हुए अच्छे देखे गए हैं। जी। जी, जैसा अभी आपने बात कहा, वो सही है, 100% लागू होता है। लेकिन कब लागू होता है, शनि पे डिपेंड करता है। अगर शनि शुक्र के साथ हो जाता है, जी। तब उसको किसी भी प्रकार की धन-दौलत, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो ये शनि पे ही डिपेंड करता है कि जब शनि और शुक्र एक साथ मिलता है, तब जाकर के उसकी माली हालात या उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शनि के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो शनि अगर एक साथ है, शुक्र के साथ है, तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं। अगर शनि नहीं है, शनि के साथ उसको नहीं मिलता है, तब जाकर के उसके साथ वो परिस्थितियाँ बनती हैं। इसी प्रकार से 6वें घर में शनि क्या आता है। अब शनि 6वें घर में बहुत बड़ा रोल देखा गया है सर। ज़्यादातर लाल किताब का कहना है अगर शनि 6वें घर में होता है, तो उसको मेल संतान 2 ही रहता है। 2 मेल संतान ज़्यादातर देखे गए हैं। हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है, अच्छे लोगों को देखा गया है कि उनको 2 ही संतान। तो 2 संतान में भी एक संतान बाहर रहता है
यानी बाहर सर्विस करता है, हो सकता है कि वो विदेश में भी हो और एक संतान जो है अपने क्षेत्रीय लेवल पे होता है। लेकिन जो बाहर में है, वही उसकी मदद करता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही उसकी मदद करता है। और शनि अगर 6वें में है, तो प्रमोशन के लिए बहुत कठिन समस्याएँ होती है। प्रमोशन जल्दी आसानी से नहीं नहीं, मिलता। मतलब अगर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना चाहता है, तो वहाँ उसके लिए दिक्कत खड़ी करता है, इतनी आसानी से उसको जो है प्रमोशन नहीं मिल नहीं मिलता है। तो ये देखा गया है कि शनि, लेकिन शनि यहाँ पे अगर रहता है तो कर्मशील ज़रूर बनाता है जातक को, वो कर्म करने की प्रेरणा देता है और बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति उसकी नहीं देखी गई है। बल्कि अगर वो नौकरी करता है, सर्विस करता है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे शनि का रोल ये है कि लाल किताब में कि ज़्यादातर देखा गया है कि उसको 2 मेल संतान होती है। यह हमने एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को पाया। शायद आपको उदाहरण भी बताता हूँ, एक रामलाल जैन हैं, जिनको कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, आप सुने होंगे। बहुत सारे जी, जी। टोटके बताते हैं। हमने जब एक बार ऐसी बात हुई तो हमने उनका शनि 6वें घर में था, हमका बोला कि अरे आपको 2 ही लड़के हैं, तो बोलते अरे आपको कैसे मालूम कि मेरे 2 लड़के हैं? बहुत तो सुंदर। वाक़ई में है, ख़ासियत तो है। इसी प्रकार से अब हम नहीं राहु की सर, बात यहाँ करें। यहाँ यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे शनि है और वो कुछ गलत प्रभाव दे रहा है, तो कोई उपाय भी हमारे दर्शकों को आप दें? हाँ, उपाय है अगर इस टाइप से उपाय रहता है तो कोकोनट या जो काली चीज़ें हैं या सरसों है, इन सब चीज़ को वो डोनेट कर सकते हैं या जी, भगवान शिव के मंदिर में भी जाकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो शनि का उपाय अगर वो करते हैं तो काफ़ी उनको राहत मिलता बहुत बढ़िया। जी, राहु पे है। आइए। या केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब केतु जब छठे घर में आता है, राहु, राहु, राहु यहाँ सर, पे राहु। रा राहु सर। राहु अगर मान लीजिए हाँ, राहु छठे घर में भी ये देखा गया। तो राहु बहुत ही प्रबल और बहुत ही माया है। ये केतु का घर है, बुध का घर है। तो आदमी की जातक की जो मानसिक क्षमता है, वो इतना बढ़ा देता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि मैं क्या करूँ? कभी-कभी वो भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ये बुध की राशि है, जब राहु आता है तो बुध मतलब होता है हमारी मेंटल हमारी सोच पे बहुत ही एक विचित्र टाइप का प्रभाव वो डालता है। तो जल्दी मतलब बहुत जल्दी वो शहंशाही बनना चाहता है, बहुत जल्दी वो धन-दौलत कमाना चाहता है, जैसा भी वो लीगल है कि इल्लीगल है, वो ये नहीं देखता। लेकिन जैसा चाहे वो वैसा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ भी लाल किताब ये बोलता है अगर किसी की कुंडली में राहु अगर है, तो कभी भी बिजली का सामान हो या पुलिस का डिपार्टमेंट हो, ऐसी जगह वो नौकरी न करें क्योंकि उनको खतरा पैदा होता है। तो बहुत राहु बढ़िया। अगर छठे घर में है तो बिजली के सामान से बचें या इलेक्ट्रिकल डिपार्ट से बचें या ऐसे उपकरणों से बचें तथा विशेषकर वो पुलिस विभाग में नौकरी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये उनके लिए खतरे का घंटी वो बज जाता है। तो राहु का उपाय भी वही है जो शनि का उपाय है, मैक्सिमम वही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लोग सिल्वर रखते हैं, चंद्रमा का उपाय करते हैं, केसर का यूज़ करते हैं या बृहस्पति का उपाय करते हैं। केतु का भी उपाय वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो दुर्गा की पूजा करे, चाहे वो गणेश की पूजा करे, तो ऐसा करके वो अपने तकलीफ़ी को वो शांति कर सकते हैं। अब यहाँ पे केतु जी, केतु जो है पुत्र है, स्वयं केतु पुत्र है। तो ये देखा गया है कि जिसका केतु 6वें में है, तो ज़्यादातर बड़ी मन्नत के बाद एक संतान होता है, लेकिन 34-35 साल बाद ही संतान होता है। लेकिन यह निश्चित है कि उसको मेल इश्यू होगा ही, इसमें कोई शक नहीं, नहीं, वो लेट होता है और अक्सर देखा गया 34, 35, 36 के आस-पास कोई मेल इश्यू होता है। जैसे मेल इश्यू होता है, तो उसका भाग्य जो है अपने आप बदलने लगता है। जब तक मेल संतान नहीं होता है, तब तक उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता। जैसे ही मेल संतान पैदा होता है, तो उसके जो है तरक्की के दरवाजे, जीविका के दरवाजे जो है अपने आप खुल जाते हैं। तो यहाँ पे यही ज़रूरी है कि मेल संतान अगर होता है तो उसको कोई दिक्कत
नहीं होती है। तो ये रहा केतु का, राहु का, सभी ग्रहों का प्रभाव छठे में है। जी। अब हम चलते हैं इसके बाद सातवें घर में। सातवें घर में मैं चाहूँगा पर 7वें बड़ा के इम्पोर्टेंट। बारे में पहले आप थोड़ा परिचय दे दें कि 7वाँ घर क्या-क्या चीज़ें दिखाई जाता है? जी, ऐसे क्या-क्या चीज़ें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लाल किताब? अब सातवें घर में लाल किताब के अनुसार अगर चलते हैं, तो लाल किताब के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशन पे ध्यान नहीं दिया है। लाल किताब का मोटो है कि वो किस टाइप से समस्याएँ अर्जित करता है, कहाँ नुकसान होता है। तो ये तो पत्नी का घर है, ये सर्वविदित है कि ये 7वाँ घर जो है पत्नी का होता है। विशेषकर पत्नी का ही है, पत्नी के विषय में ही वो 7वाँ घर लाल किताब जो है वो पूरा विस्तृत किया है कि किस-किस टाइप से वो असर डालता है और 7वें घर से जीविका का जो संबंध है, वो भी कैसे खराब होता है, कैसे अच्छा है। तो यहाँ पे 7वाँ घर जो है मुख्यतः पत्नी का घर, परिवार का घर उसको मानता है। तो लाल किताब के हिसाब से है, भले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसके डिफरेंस हो, लेकिन हम उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, केवल लाल किताब की ही बात करना चाहते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सूर्य की बात आती है। अगर 7वें घर में सूर्य है तो क्या कर सकता है? लाल किताब के अनुसार ये शुक्र का घर है, पत्नी का घर है, पत्नी का स्थान है। शुक्र यहाँ पे नीच राशि का माना गया है लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि वो तुला राशि है, शनि का यहाँ उच्च हो जाता है और सूर्य का यहाँ पे नीच राशि मानी जाती है। तो कभी ये देखा गया है कि सूर्य यहाँ रहने से जीविका के क्षेत्र में, धन दौलत के क्षेत्र में कहीं किसी भी प्रकार की जातक के लिए, स्वयं के लिए कोई नुकसान नहीं करता है। जहाँ भी रहता है उसकी जीविका, उसके धन दौलत, यह मामले में वो बहुत ही आगे। लेकिन हाँ, फैमिली लाइफ, पारिवारिक जो जीवन होता है, सूर्य जैसे ग्रह यहाँ आता है, तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। सूर्य अपनी गर्मी से शुक्र रूपी मिट्टी को गर्म कर देता है, इतना गर्मी पैदा कर देता है कि जो पत्नी है वो बेचैन हो जाती है। यानी उसकी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो लोग शिकायत करते हैं कि भाई आदमी जो है ऐसा बोलता है कि हमको बर्दाश्त नहीं होता। यानी वो भले अच्छा बोल रहा है, भले वो डिसिप्लिन की बात करता हो, अच्छी चीज़ें का बात करता हो, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो पत्नी को लगता है कि मेरा शरीर जो है वो जलने लगा, मतलब वो बर्दाश्त नहीं करता। तो सूर्य की गर्मी जब यहाँ 7वें घर में पड़ता है तो निश्चित है कि पत्नी के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बनता है। ये उसकी सेहत पर भी बुरा असर डालता है, क्योंकि सूर्य है। तो सूर्य की गर्मी जो है यहाँ पे पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर उसको बुध का सहारा मिल जाता है, यहाँ पे अगर शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, तो सूर्य जो है यहाँ पे चुप हो जाता है। और क्यों? क्योंकि सूर्य की दोस्ती बुध से है। अब बुध को भी बचाना है और शुक्र को भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना है, तब यहाँ पे सूर्य जो है बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाता है, क्योंकि बुध आ गया है। बुध अब दोनों के बीच में क्या कर सकता है? शुक्र उसका मित्र है, सूर्य उसका मित्र है और ये साथ सूर्य के भी है। तो यहाँ पे जब ऐसा आता है तो कोई न कोई रास्ता जो है वो निकाल लेता है, ताकि जो सॉल्यूशन है वो अपने आप बन जाए। बहुत तो सुंदर। यहाँ पे देखा गया है कि फैमिली लाइफ में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होता है, तो सबसे बढ़िया है कि जो खाना बनने का जो हमारा भोजन है, जब खाना बन जाता है, तो वहीं जगह हमें कोयले को जला करके कच्चा दूध से अगर वो छींटा मार के उसको आग को बुझाते हैं और यह क्रिया अगर 43 दिन करते हैं, तो निश्चित है कि उसकी ये समस्याएँ जो है अपने आप दूर हो जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए कच्चे दूध से ही उसको बुझाना। बहुत सुंदर। तो कोई जो आग है मतलब वही सूर्य से लिया गया है। इस सूर्य को हम चंद्रमा का प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रमा जो है इसको होल्ड कर रहा है। तो वहाँ पे सूर्य की गर्मी जो है स्वतः अपने आप ठंडा हो जाता है और पारिवारिक जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से वो निभा सकता है। नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह, धन की कमी, बहुत सारी परिस्थितियाँ ये देखी गई है कि सूर्य की वजह से। तो जी, अगर बिल्कुल। ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो निश्चित इसका फ़ायदा उठा के जीवन में फ़ायदा
हम ले सकते हैं और जो बिगड़ता हुआ पारिवारिक स्थिति है उसको सुधार ये प्रयोग कई बार हम लोगों ने किया है और बहुत ही इसका परिणाम जो है अच्छी आया है। तो सूर्य रहने से निश्चित है कि जातक जो है पैसे वाला होता है, किसी अच्छे परिवार से संबंधित होता है और धनाढ्य या रिच फैमिली से भी जुड़ा रहता है और एक रॉयल फैमिली से भी जुड़ा रहता है, ये बिल्कुल। खासियत रहती है। लेकिन केवल पारिवारिक जीवन में इस टाइप से वो परेशानियाँ करता है। जी, इसी प्रकार से हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 7वें घर में, खाना नंबर 7 में, एक प्रकार का साधु ही समझो इसको, क्योंकि उसके पास धन-दौलत तो बहुत है, जवाहरात भी होंगे, आभूषण भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन नगद पैसा जो है, नगद माया जो है उसके पास नहीं नहीं, रहता। बाकी सब रहता है, लेकिन नगद माया के लिए थोड़ा-सा दिक्कत उसको जाता है और चंद्रमा यहाँ पर अगर है, तो लक्ष्मी का अवतार माना गया है। उसकी माँ लक्ष्मीवान मानी गई। अगर चंद्रमा खाना नंबर 7 में है, तो वो लक्ष्मी का अवतार या उसकी माँ जो है काफ़ी मतलब संपन्न या लक्ष्मी को लेकर के स्वयं उतरती है, तो इसलिए जातकों को कोई परेशानी नहीं होती, बस वो नगद पैसे की जो है उसको कमी एहसास ही होता है। अगर इसके साथ अगर मान लीजिए शनि भी अगर तीसरे में बैठ जाए, बृहस्पति 7वें में बैठ जाए, तो फिर धन-दौलत की कमी नहीं तब धन-दौलत की कमी नहीं रहती है। अगर शनि तीसरे में पहुँच जाए, बृहस्पति आ जाए 7वें में, तब उसको धन-दौलत या किसी भी प्रकार की दुःख की कमी वो नहीं होती है। सारे दुःख, सारे संकट उसको अपने आप दूर हो जाते हैं। ये रहा है चंद्रमा का 7वें घर में प्रभाव। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से मंगल की बात करते हैं। जी, मंगल यहाँ पे सुनने से ही चिंताएँ तो बढ़ती है कि मंगल 7वें घर में खुद मंगलिक माना है। ये बिल्कुल। हमारा ज्योतिषी मानता है, लाल किताब भी मानता है कि मंगल का प्रभाव 7वें में बहुत अच्छा नहीं माना। पारिवारिक जीवन, 7वाँ घर हमारा पूरा पारिवारिक जीवन से ही संबंधित है। जितने भी ग्रह आते हैं वो पारिवारिक जीवन को या धन-दौलत के मामले में ही खराब करते हैं और पत्नी के स्वास्थ्य 3 चीज़ों पे हमेशा वो फ़ोकस किया है लाल किताब में, ये 3 का कारण भरपाई की है। तो अब मंगल जब यहाँ पे आता है, तो अगर अकेला मंगल है, उसके साथ मान लीजिए कोई ग्रह नहीं, तो जो जीविका है, कोई यहाँ भी मंगल जो है कमी नहीं होने देता और अच्छे पैसे वाले भी देखे गए हैं, अच्छे धन-दौलत वाले देखे गए हैं कि अगर मंगल 7वें में है तो उनके पास रहता है, इसी चीज़ का कोई कमी नहीं होती। अब यहाँ पे कोई खराब ग्रह जैसे आ जाए, राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए या जी, केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो मंगल जो है वो मंदा प्रभाव देता है। मतलब मंगल 2 चीज़ है, जहाँ एक अच्छा प्रभाव देता है, वहाँ मंदा प्रभाव देने लगता है। तो मंदा प्रभाव देंगे तो क्या है कि पत्नी के साथ हमेशा लड़ाई-झगड़े ये सब परिस्थितियाँ बनती है, वो अक्सर देखा ही गया। तो फैमिली लाइफ यहाँ नहीं चलता, लेकिन अगर यहाँ पे मंगल के साथ जैसे बुध आ गया, तो मंगलिक हो जाता, तब तो लाल किताब बोलती है कि अगर बुध आ गया, तब तो मंगलिक हो ही गया। और इसके आगे रोचक बात ये है कि कैसे जाने कि मंगल जो है यहाँ पे खराब है। जी, तो बुध रहने से तो ठीक है, लेकिन उसकी पहचान भी क्या है? कहीं-कहीं देखा गया है कि तोता पालते हैं, जी, मंगल बुध। बकरी पालते हैं, मतलब बुध है, तोता भी बुध है, पाल के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक निशानी है उसकी, कि इसका मतलब ये ज़ाहिर होता है कि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है और वह इस टाइप से जो तोता और ये जो बकरी। बकरी, ये जो पालते हैं, ये उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। मंगल यहाँ पे हलवा बोला गया, मीठा हलवा। अगर 7वें घर में मंगल है, तो उसको मीठा हलवा बोला गया।
अगर यहाँ पे बुध है, तो निश्चित है कि चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बुआ हो, चाहे साली हो, वो विडो होने के संकेत मिल जाते हैं और या उनकी गृहस्थ लाइफ जो है अच्छी नहीं मानी। तो मंगल यहाँ पे खुद का देख रहा है, बेटी का भी देख रहा है, बुआ का भी देख रहा है, बहन का भी देख रहा है, साली का भी देख रहा है। तो जब अगर बुध यहाँ पे बैठ जाता है तो तीनों चारों जगह का पोज़ीशन जो है अच्छा नहीं मिलता है, कुछ न कुछ परेशानियों का शिकार वहाँ पाया गया है। तो ऐसे में सीधा उपाय दिया है कि कुछ नहीं कर सकते हो, तो ख़ैर लाल रुमाल तो एक कॉमन चीज़ है कि लाल रुमाल का यूज़ कर सकता है, मसूर की दाल को वो जी, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और भी हो सके तो अपने जहाँ शयन कक्ष है वहाँ पे जिस टाइप से लाल फल वाला ऐसा पौधा रख के भी दे जो लाल से पूरा लालिमा हो, वो भी रख कर के अपना यूज़ कर सकता है। मीठा हलवा खाए और खिलाए बहुत और बढ़िया। अगर बहन है या बेटी जो भी है, तो उनको कभी भी बिना हलवा या बिना मीठा खिलाए वो उनको जाने नहीं देना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि ये खुद की तरक्की होती है, बहन-बेटी के घर में भी जो है वो तरक्की होती है, साली के यहाँ जो समस्या है वो भी स्वतः अपने आप ही दूर होने लगता है। बढ़िया। यहाँ पे मंगल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद बुध चल अब बुध भी 7वें घर में बुध और शुक्र 23 के कारक माने ही गए हैं 7वें के, लेकिन ध्यान रखना है कि बुध अकेला नहीं अकेला होने पे ही वो परेशान करता है। तो अगर बुध अकेला है तब जाके के दिक्कत होती है, यहाँ पे बुध अगर अकेला नहीं है या उसके साथ कोई राहु आ जाए या केतु आ जाए, तो भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। बुध जो है यहाँ पे बच्ची का जो ससुराल है, वो उसका भी घर देखा जा सकता है कि उसके जो घर के हालात हैं, वो भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि यहाँ बुध जो है पीड़ित रहता है। जी, अगर मान लीजिए 7वें घर में कोई शुभ ग्रह है, तब तो 7वाँ घर का परिणाम कुछ अच्छा मिल जाता है। लेकिन बुध के साथ शनि अगर आ जाता है, तो शनि अगर आता है बुध के साथ तो कोई यहाँ पे बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, वो ठीक है। लैंडेड प्रॉपर्टी होता है, ज़मीन-जायदाद के मामले में जो है यहाँ पे वो सपोर्ट करता है। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ये बुरा असर वो डालता है। तो बुध अगर यहाँ पे है, तो बुध का उपाय चाहे वो दुर्गा की आराधना करें, चाहे वो शिव की आराधना करें, तो ऐसा करने से भी बुध जो है या कन्या जो है, कन्या का पूजन करें। ये भी बड़ा मायने रखता है कि जो छोटी जी, लड़कियाँ हैं, उनका पैर छू करके हम उनसे आशीर्वाद लें, तो भी यहाँ पे बुध जो है अच्छा परिणाम वो देना चालू कर देता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है बुध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति खाना नंबर 7 में बोला गया है कि वो गृहस्थ साधु है। ऐसा साधु जो गृहस्थ साधु बन गया। तो यहाँ पे 7वें घर में अगर बृहस्पति है, तो वो अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता, पत्नी के माध्यम से। यहाँ पे पत्नी का आशीर्वाद उसको मिलता है और पत्नी के माध्यम से ही वो पैसा कमा सकता है। क्योंकि उसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, उपदेश है, सब कुछ देता है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं हो पाता, नहीं होगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। बिल्कुल। वो यहाँ पे वो गृहस्थ में फँसा हुआ साधु है, वो करे तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता। दोनों तरफ निपटाना है, गृहस्थ भी देखना है, इधर लोगों की भी सेवा करना है। तो इसको लाल किताब जो बोलता है गृहस्थ में फँसा हुआ साधु। बढ़िया, साधु भी कई टाइप के होते हैं। एक शमशान का साधु होता है, एक मंदिर में बैठा रहता है, तो साधु लाल किताब में साधु का जो डिफरेंस दिया है, कौन से घर में क्या रहने से किस टाइप का साधु रहता है, वो विस्तृत वर्णन उसका दिया है। कभी ज़रूरत पड़ना तो इस पर भी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे रहता है। लेकिन 7वें खाना नंबर अगर
बृहस्पति है, तो जातक अपनी जन्मभूमि में ही मरता है। ये देखा गया। लाल किताब का कहना है कि वो अपनी जी। जन्मभूमि पे ही मरेगा, मैं कहीं एक भी नहीं। बात लेकिन जब मैं एक उसकी बात जानना मृत्यु चाहूँगा डॉक्टर हाँ, विजयनाथ जी यहाँ पे। अक्सर एक वो आता है कि 7वें घर में बृहस्पति हो तो जातक को घर में पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए। ये लाल किताब में भी दिया गया है और अनुभव में भी बिल्कुल सटीक ये आया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जी। जैसे ये तो है कि शुक्र का घर है और बुध का भी प्रभाव है और ये दोनों बृहस्पति जी, माने गए हैं। तो पूरी जी, पूजा-पाठ नहीं करना। तो ये बृहस्पति का है, लेकिन वो कौन से खाना में है, वो उसके लिए थोड़ा-सा क्राइटेरिया दे दिया गया है। यहाँ पर जो है वो अपने कपड़े का दान वो नहीं कर सकता है। जैसे अपना वस्त्र जो है किसी को दान न और बृहस्पति जिसका खराब रहता है, वो कंठी माला ज़्यादा यूज़ करता है। ये मतलब लाल किताब का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंठी माला का यूज़ करता है और कंठी माला का संबंध वो बुद्ध से लिया है, लाल जी, किताब। जी, तो इसलिए देखा गया है कि जो जितने कंठी माला बहुत सारा पहनते हैं, वो उनके लिए भी हम तो नहीं देखे हैं कि बहुत उन्नति कारक है, केवल लोग दिखते हैं, लेकिन ये निशानी है कि उनका बृहस्पति कहीं न कहीं खराब है, वो समझ नहीं पाते। और जिस दिन ये समझ जाए तो उनकी सारी शिकायतें जो है ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो वो नहीं कर पाते। तो ये निशानी है। यहाँ पे बृहस्पति होता है, बृहस्पति यहाँ पे 2 पीढ़ी देखता है कि आने वाला संतान अगर खाना नंबर 7 में बृहस्पति है, आने वाला जो संतान है, वो आपका सुखी रहेगा। ये बड़ा क्लियर है और बेटा जो जिसका जिसका खाना नंबर 7 में बृहस्पति है, अपने बाप से भी वो बड़ा बन जी। जाता है। ये मतलब तो थोड़ा हैसियत उसकी बढ़ जाती है और उसकी संतान भी बहुत ही अच्छी मानी गई है, किसी भी प्रकार की परेशानी तो दोनों पीढ़ी का यहाँ पर बृहस्पति बड़ा ध्यान देता है, क्लियर कर दिया कि आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला संतान भी सुखी रहेगा, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे खाना नंबर 7 में बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों का हमारे अंदर जो अस शंकाएँ हैं, उसको दूर कर देता है कि और पत्नी तो धार्मिक रहती ही है, क्योंकि यहाँ पे देखा अगर बृहस्पति 7वें में है तो पत्नी धार्मिक रहती है, उसी का फ़ायदा जातक को जीवन में मिलता है और कुछ नहीं। वो चाहे कुछ करे, चाहे ना ना करे, लेकिन पत्नी जो है वो इतना मतलब पूजा-पाठ में लीन रहती है, भक्ति करती है कि उसका श्रेय जो है आदमी पे चला जाता है। उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, भले नगद माया ना हो, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की अड़चन और बाधाएँ नहीं है। ये है बृहस्पति का 7वें भाव। नहीं, फिर मेरा प्रश्न फिर भी रह गया, तो ये जो बोलते हैं कि घर पे पूजा ना की जाए, बृहस्पति 7वें घर में, तो इस पे मतलब रीज़न तो समझ में आ गया कि भई शुक्र का घर है और बुध भी वहाँ आ जाते हैं, तो व्यापार का भी घर बनता है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये कितना हद तक सही है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अनुभव में तो देखने में आता है कि सही बात लगती है और कुछ प्रयोग तो मैंने भी कराए कि भई आप घर पे पूजा बंद कर दो, तो काफ़ी राहत मिल गई। तो ये मतलब बृहस्पति की अन्य चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा कि बृहस्पति के घरों में कहीं शत्रु राशि के ग्रह तो नहीं बैठ गए या ये बातें भी होंगी। लेकिन अधूरी बात कह दी जाती है कि भई बृहस्पति 7वें घर में है तो पूजा पाठ ना करें। इसके लिए हमें बृहस्पति को भी देखना चाहिए या उसके घरों को भी देखना चाहिए। जी, तो 7वें घर में जो बृहस्पति का है पूजा-पाठ इसमें ज़्यादातर डोनेट करना चाहिए। एक्चुअली वो दान देने की ज़्यादा इसमें वो बोला गया है कि हम किसी चीज़ का उससे संबंधित दान करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा वो होता है। जी, तो पूजा-पाठ के लिए अब भाई अब सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ जाए, 12वें में बृहस्पति बैठ जाए, तो सबका थोड़ा-सा यहाँ पे सिस्टम अलग है। जैसे 8वें में होगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो अभी इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, कि ज़्यादातर अच्छी लाल किताब बार-बार ये बोलती है कि हमें जब अच्छे ग्रह हैं तो उससे संबंधित दान जो है ना तो अ, लेना है और जब खराब है तो उससे संबंधित जो अच्छा है तो उससे खराब दान जो है हमें देना नहीं चाहिए और अच्छा है तो लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बृहस्पति सीधा बोला है कि कपड़े का दान ना करें, ठीक। उससे बचें। जैसे मुफ्त में किसी किसी साधु को यहाँ पे दिया जो आप बात कर रहे हो वो ठीक है, जैसे किसी साधु को कपड़े का दान ना दें। ये लाल किताब मतलब किया है, हो सकता है कहीं अलग-अलग डिफरेंस कहीं कुछ नज़र में आया हो, लेकिन जो ओरिजिनल जो बुक में है वो थोड़ा-सा अलग ही है। बाद में कहीं कोई राइटर और किसी टाइप से लिखा है वो एक अलग मैटर है। तो जो लाल किताब ओरिजिनल है, वो उसमें थोड़ा-सा अलग क्लियर
किया हुआ है कि क्या करें। जी। शुक्र है। अब यहाँ पे 7वें घर में शुक्र, शुक्र जो है लक्ष्मी है, धन-दौलत है, और जब शुक्र 7वें घर में बैठ जाता है तो लक्ष्मी इठलाती है। बिल्कुल। पत्नी जो है अपनी मर्यादा को भी भूल जाती है कि हमें क्या करना है। उसको ध्यान नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस परिस्थिति में खराब ग्रहों से अगर वो संबंध बना लेता है, और मंगल का संबंध भी यहाँ ठीक नहीं है शुक्र के साथ। शनि का अगर संबंध शुक्र से बनता है तो अच्छी बात है। केवल शनि के लिए अच्छा माना है, बाकी के लिए अच्छा संबंध नहीं माना है। तो शुक्र है जो लक्ष्मी, तो कितना भी पैसा हो, कितना भी धन-दौलत हो, लेकिन वो अपना पैसा जो है, वो कहीं और जगह उड़ा देती है, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरा धन कहाँ जा रहा है। वो परेशान रहता है कि आखिर में धन गया तो कहाँ गया? वो अब चाहे अपने ऐशो-आराम में या चाहे जो भी है, चाहे मनोरंजन में, चाहे जहाँ भी, वो अपने धन का प्रयोग जो है वो करती है, और हालात यहाँ तक कि लास्ट में स्वास्थ्य में भी गिरावट होता है। तो अगर वो शुक्र, अगर वो सफ़ेद गाय की सेवा करती है या सफ़ेद गाय अगर घर में है, तब उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ध्यान रखना चाहिए सफ़ेद गाय, यहाँ पे सफ़ेद गाय, गायों में भी बोला गया है लेकिन यहाँ पे सफ़ेद गाय की ही बात किया है। दूसरा गाय रखने से, जैसे मान लीजिए हम लाल गाय रखते तो वो तो मंगल का कारण बन जाता है, तो वहाँ पे हमें बचना चाहिए। काली गाय शनि का हो जाता है तो वहाँ कोई बुरा नहीं। तो यहाँ पे गाय का भी जो कलर है, वो बहुत मायने रखता है, और यहीं पे हमारा प्रॉब्लम जो है बनने की जगह वो बिगड़ता है। ये है शुक्र का। इसी प्रकार हम चलते हैं राहु पर। शनि, शनि, शनि। राहु अभी श शनि है सर, शुक्र के शनि बाद से, शनि। शनि। तो शनि 7वें घर में शनि, यह उच्च का घर है, तुला राशि उसकी उच्च का है। शनि जो है यहाँ पे बैठ करके हर तरह से वो रक्षा करता है। लेकिन अगर शनि किसी के जातक के कुंडली में शनि अगर 7वें घर में है, तो उनको इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़ी उम्र की जो महिलाएँ हैं, उनके साथ हमें बड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी उनको माँ के समान अगर हम मानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लाल किताब ये बोलती है कि जिसका शनि 7वें घर में है, तो बड़ा छिपा रुस्तम भी रहता है। वो कहीं न कहीं उसका लिंक जो है, किसी ओल्ड महिला से भी संपर्क उसका बन जाता है, वो बताना नहीं चाहता है, या घर में इस चीज़ को बताता नहीं। तो ऐसा देखा गया है कि वो मतलब बताता नहीं, लेकिन उसका संबंध कहीं न कहीं ऐसी महिला से जुड़ा जो एज में ज़्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब वहाँ उसको सम्मान देने के बजाय वो गलत नज़रिया से वहाँ गया। वहाँ उसकी नज़रिया बदल गई। बहुत बढ़िया। तो नज़रिया जब बदल गई है, तब उसके पतन का कारण शुरू हो जाता है। अब ये चीज़ वो घर में इस भेद को बताना नहीं चाहते। लेकिन ये अनायास संबंध ऐसा बनता है, लेकिन वो संबंध अगर अच्छे कामों के लिए हो या मान-सम्मान के लिए, तो उसमें किसी चीज़ की कमी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है। उसको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं कोई किसी को मालूम नहीं है, नहीं, उसका बिल्कुल। प्रभाव जो है धन पे पड़ता है, पत्नी पे पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि शनि अगर 6वें में है तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आशंका बनती है कि ज़रूर उसके लाइफ़ में कोई ऐसी महिला हो जो ज़्यादा एज हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उम्र से ज़्यादा हो, क्योंकि कम उम्र से उसका कोई ताल्लुकात रखता ही नहीं। ये ख़ासियत है शनि का। तो यहाँ हम एक बात ये भी समझ सकते हैं, अगर हम उपाय की बात करें यहाँ पे डॉक्टर विजयनाथ जी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर किसी के 7वें घर में शनि है, तो वो अपनी आयु से बड़ी जीवन साथी ले तो ज़्यादा अच्छा है, या बड़ी जीवन साथी से शादी करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि ने अपना प्रभाव तो देना ही है, तो वो बेटर है कि वो उसमें रिस्पेक्ट भी शामिल हो जाएगी, और पत्नी है तो उसकी जो सोच है बड़ी महिला की, वो भी शांत हो जाएगी। तो अनुभव में ये बात देखने में तो आती है कि शनि जब 7वें घर में हो, तो ये देखा गया कि बहुधा ऐसे जीवन साथी का या तो एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, या अपने में आयु से बड़ी जीवन साथी उसकी होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा आदरणीय विजयनाथ जी ने बताया कि उसकी
जो इंक्लिनेशन है वो बड़ी औरत के प्रति गलत धारणा के रूप में जा सकती है या हो सकती है। अगर वो रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन पे रहेगी तो वो बहुत अच्छी तरक्की करेगा, लेकिन अगर गलत इंटेंशनली जाता है तो कहीं न कहीं समाज में या परिवार में दिक्कतें और व्यापार में हानि होने के योग भी बन जाएँगे। जी, बहुत बढ़िया सर। तो अब चलते हैं राहु के पास। अब राहु जी। आपके साथ में। तो अभी शनि का जैसे चल रहा था उसके उपाय थोड़ा-सा हम जी, फ़ोकस जी, जी। कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर शनि मान लीजिए इस टाइप से खराब परिस्थितियाँ पैदा करता है, तो पहली बात तो ये है कि हमने किसी भी महिला जो बड़ी हैं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और दूसरा अगर वो काली गाय है, काली गाय की अगर वो सेवा करता है, तो भी उसकी समस्याएँ जो है वो हल हो जाती है। शनि मतलब होता है काली गाय। जी, अगर वो काली गाय की सेवा करता है और किसी भी महिला का अगर वो सम्मान करता है, मेन ये नज़रिया की बात है। अगर उसके नज़रिया अच्छी है, तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नज़रिया खराब हुई तो मतलब उसको ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आर्थिक तंगी उसकी शुरू हो जाती है और ये देखा गया है कि अगर इस टाइप से रहा तो आर्थिक तंगी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। इसी प्रकार से हम राहु का देखते हैं, इस 7वें घर में राहु क्या है? राहु 7वें घर में पत्नी का घर है, लक्ष्मी का घर है, तो राहु जो है लक्ष्मी को बर्बाद करने के लिए विकार शुरू कर देता है। वो अपना माया जो है शुरू कर देता है और धन-दौलत जैसा भी है राहु जो है उसको पत्नी या धन-दौलत दोनों को खराब करने की इच्छाएँ रखता है। तो पारिवारिक जीवन तो ऐसे बिगड़ जाता ही है। पारिवारिक जीवन हो, चाहे फैमिली लाइफ़ हो, वो बहुत ही खराब माना गया है और पत्नी का स्वास्थ्य दिन पर दिन वो बिगड़ता जाता है और धन की कमी होती है। जब शादी होती है जिसका राहु जब 7वें में है और शादी हो होता है, शादी के बाद देखा गया है, उसके धन का आवक जो है वो घटने लगता है। मतलब जो पैसा कमा रहा है वो कहाँ जा रहा है या जहाँ खर्चा हो रहा है ये उसको खुद का मालूम है। तो जैसे वो शादी करता है तो शादी के कुछ दिन बाद उसका जो धन का आवक जो है वो अपने आप खराब होता जाता है और बढ़ता जाता है। तो ये शादी के बाद ही ये परिस्थितियाँ बनती जब तक शादी नहीं होता तो कोई भी ग्रह यहाँ पे खराब नहीं कर सकता क्योंकि उसका लिंक बना ही नहीं। जी, जी। जैसे शादी होता है तो सारे ग्रहों का लिंकअप बन जाता है, एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, तब हमारी मिसलेनियस समस्याएँ जो है वो दिनों-दिन बढ़ना चालू हो। जब शादी जब तक नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो राहु अगर मान लीजिए देखा गया है बहुत सारी कुंडली हमने देखा है कि राहु 7वें घर में है तो निश्चित है कि पत्नी का हेल्थ बिगाड़ देता है, धन-दौलत के मामले में आदमी कंगाल हो जाता है, उसको जब देखो तब उसको खर्चे लग रहा था, वो परिपूर्ण नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थितियों में लाल किताब बोलती है कि 7 नारियल जो है जटा वाला नारियल, ये सबसे बड़ा कारगर उपाय है। 7 नारियल जो है जटा वाला, ड्राई नारियल, वो ले जाकर के शुक्रवार को अगर वो 5 शुक्रवार को अगर वो नदी में फ्लो कर देता है, तो उसकी बहुत सारी समस्याएँ अपने आप स्वतः हो जाती है। बहुत सारे प्रयोग हम लोग किए हैं, काफ़ी अच्छा ही परिणाम मतलब मिला है इसका। तो सेवन नारियल जो है, वो जटा वाला जो ड्राई नारियल है, वो सीधा अगर वो बहा देता है, तो उसकी सारी समस्या, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे पत्नी के स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे उसका स्वयं का मामला हो, चाहे वो बिज़नेस का, चाहे जीविका का क्षेत्र हो, सारे दरवाजे उसके अपने आप वो खुलने लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे केतु की बात आती है। जी, केतु 7वें घर, अब ये केतु तो 7वें घर में पत्नी के घर में बैठ गया। केतु शुक्र है, तो केतु और शुक्र बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि केतु अगर है तो आदमी तो ठीक है, धार्मिक पे रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, उसकी विचारधारा अच्छी रहती है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ा-लिखा जो भी है उसके संस्कार जो है बहुत अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। जीविका का क्षेत्र भी अच्छे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर केतु जब 7वें घर में है, तो बहुत ज़्यादा घमंड से बच जाए। अगर वो प्राउड करते हैं या किसी प्रकार का ऐंठन पाल लेते हैं या घमंड कर लेते हैं, तब वहाँ पे दिक्कतें जो है वो बढ़ जाता है। तो 7वें खाने में अगर केतु है, तो घमंड से बचें, हमें ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान, पत्नी का सम्मान के साथ अगर हम चलते हैं, तो हमें कोई जीविका के या क्षेत्र में या कोई दिक्कत नहीं आता। और अगर मान लीजिए शुभ ग्रह अगर खाना नंबर 1 में बैठा है, तो ख़ैर अब यहाँ पे देखिए 2 बातें आती है, कि अगर केतु 7वें में है, तो राहु तो राहु नगर में जाएगा।
रहेगा। लेकिन लाल किताब बोलती है ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए उसका नहीं ले, उसके साथ कोई दूसरा ग्रह है तब ये प्रभाव देखा जाएगा। क्योंकि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया को रहना ही है। तो लाल किताब बोलता है तो स्वाभाविक है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया है। राहु के साथ जैसे कोई दूसरा ग्रह आता है तब वो काउंट किया। ये तो कहीं भी कुंडली में रहेगा, वो तो परिस्थितियाँ वैसी ही बनती है। इसमें ज़्यादा वो नहीं किया है। बस इतना ही किया है, भाई बहुत है तो राहु और केतु का दोनों का उपाय कर लिया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो राहु केतु का दोनों का उपाय कर लेने से भी हमारी समस्या जो है वो हल होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक-दूसरे के अपोज़िट रहते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा हमको काउंट नहीं करना है कि ऐसा रहने से वैसा हो। उसके साथ जब कभी भी लाल किताब ये बोलती है कि 2 ग्रह रहने से कोई नुकसान नहीं, जब तीसरा ग्रह होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये और लाल किताब का अपना सिद्धांत। अब हम चलते हैं 8वें। सर आज लग रहा है कि समय नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 बज के 9 मिनट करीब हो गए। अच्छा, तो कल ले पाएँगे इसको क्योंकि अभी तो आज तो 2 भाव हमने काफ़ी समय ले लिया, करीब 40 मिनट करीब हो गए हमारे। हाँ, हाँ, समय तो लगता है सर। जी, जी। तो आज के लिए दर्शकों इतना और कल हम दोबारा से आपके सम्मुख आएँगे और तब हम बात करेंगे 8वें और 9वें भाव की। कोशिश थी कि आज ही हम उस भाव को ले लें, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय की थोड़ी-सी अपनी मर्यादाएँ हैं। तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं और कल हम फिर से आपको आमंत्रित करेंगे और कल हम बात करेंगे 8वें और 9वें भाव की। नमस्कार सर।